हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ नेहा पवार। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं लाइब्रेरी कोर्स BLIS को। उसमें हमने 106, 107 और 108 जो हमारी यूनिट्स हैं उनको फिनिश कर लिया है। उनके बाद उन तीनों के बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं 103 को। 104, 105 जो है वो आपकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, थ्योरिकल सब्जेक्ट्स नहीं हैं। तो इसलिए आज की क्लास में हम 103 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 103 जो है उस बुक का नाम है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, concept and theory of library classification, need and purpose of classification, species of library classification, normative principles of library classification, standards scheme of library classification and their features, latest trends in library classification। मैटर थोड़ा ज़्यादा है तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। पेशेंस बनाकर आप देखिएगा, कंप्लीट वीडियो में आपकी फर्स्ट यूनिट पूरी हो जाएगी, कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। ज्ञान सभी विचारों का योग है, जिसे अंग्रेजी में नॉलेज कहा जाता है। ज्ञान शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। According to Dr. Ranganathan, it is sum of information consumed by civilization। यह सभ्यता संरक्षित सूचना का समंक रूप है। इसी का हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। तो अगर आप चाहें इंग्लिश वाली को लर्न करना तो उसे कर लीजिए, हिंदी वाला चाहें तो उसे कर लीजिए, या दोनों चाहें तो आप दोनों याद करके लिख सकते हैं एग्जाम में। आगे है डेनियल बेल के अकॉर्डिंग, Knowledge is organized set of statements of facts और ideas। ज्ञान तथ्यों या विचारों के कथनों का समुच्चय है। J.H. शेरा के अकॉर्डिंग, इनकी भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ज्ञान बौद्धिक पद्धति द्वारा निष्पादित प्रक्रिया का परिणाम है। ज्ञान की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज, ये अत्यधिक गतिशील होता है, अनंत होता है, अविराम होता है। देखिए ये मिसप्रिंट है, अविराम है। ये अविराम का मतलब होता है जिसमें कभी भी विराम ना लगे, यानी कि जो लगातार चलता रहे, बढ़ता ही रहे, तो अविराम है। बहुआयामी है, जुड़ाव है और स्वतंत्रता है। ज्ञान के प्रकार, काइंड्स ऑफ नॉलेज। निकोलस पार्ट ने ज्ञान के निम्न प्रकार बताए हैं। तो उन्होंने जो प्रकार बताए हैं वो है सुस्पष्ट ज्ञान, प्रसारण ज्ञान, पृथक्करण ज्ञान, प्रस्तावपरक ज्ञान। ठीक है, अब जो हमारा सुस्पष्ट ज्ञान है उसमें दो टाइप के ज्ञान आते हैं। एक होती है इंडिविजुअल नॉलेज और दूसरी होती है एक्सप्लिसिट नॉलेज। प्रसारण में इसमें होती है कलेक्टिव नॉलेज, ग्रुप नॉलेज, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, इंटर ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। पृथक्करण में आती है स्पेशल नॉलेज और जनरल नॉलेज। प्रस्ताव परक ज्ञान में आती है डिक्लेरेटिव नॉलेज और फंक्शनल नॉलेज। ज्ञान की संरचना की विधियां, डॉक्टर रंगनाथन ने विषय निर्णय की कुछ विधियों को प्रतिपादित किया है, जो इस प्रकार हैं। विच्छेदन, इस विधि में समस्त ज्ञान जगत को समान श्रेणी के वर्गों में विच्छेदित एवं पृथक कर दिया जाता है। पृथक किए गए वर्गों को समवर्ग कहा जाता है। जब मूल वर्ग को पुनः विच्छेदित किया जाता है तो पुनः समवर्गीय विषय प्राप्त होता है और यही क्रम चलता रहता है। अनुच्छेदन, किसी मूल विषय का अनुच्छेदन करने के बाद जो विषय प्राप्त होता है उसमें महत्व की दृष्टि से दो विशेषताएं उत्पन्न होती हैं। विस्तार कम हो जाता है और गहनता कम हो जाती है, ये दोनों विशेषताएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार विषय सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर हो जाता है, इसलिए इसके आधार पर वर्गों की श्रृंखला का निर्माण होता है और जो वर्ग उत्पन्न होते हैं वो उपवर्ग कहलाते हैं। जैसे कि मुख्य दर्शन शास्त्र के अनुच्छेदन पर एक मुख्य विषय तर्कशास्त्र प्राप्त होता है। लेमिनेशन, पटलन या स्तरण, इसमें मूल वर्ग के साथ कई लेयर जोड़ दिए जाते हैं, जैसे
मेडिसिन मुख्य वर्ग है और मेडिसिन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, और ऊर्जा से यदि दोनों पक्षों को मिलाकर रखें तो शब्द डाइजेस्टिव सिस्टम है। सम्मिश्रण, इस विधि में दो या दो से अधिक विषयों को मिश्रण होकर उनका पूर्ण विलय हो जाता है। ऐसी स्थिति में मूल विषय अपने आकार, रूप, अस्तित्व को खो बैठता है और एक नवीन विषय का निर्माण करता है। जैसे बायो प्लस केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी प्लस फिजिक्स एस्ट्रोफिजिक्स। विखंडन, जब किसी विषय, धारणा या कार्यों के अनेक अनसुने विभाजन हो जाते हैं, अर्थात यह प्रक्रिया सेल एवं टिश्यू पर निर्भर करती है। जैसे कोशिका से मिलाकर ऊतक बनते हैं और ऊतक से मिलाकर अंग, अंग से मिलकर शरीर बनता है। अतः यहाँ मुख्य वर्ग में सेल आता है। इसी प्रकार मुख्य विषय से कई अन्य विषय निकलते हैं, जैसे दर्शन शास्त्र, लॉजिक, एपिस्टर, पोमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, इकोनॉमिक्स, लेबर इकोनॉमिक्स आदि। आश्वन, इसमें इस विधि द्वारा शुद्ध पदार्थ को यौगिक में से अलग किया जाता है तथा मूल वर्ग अथवा विषय की प्राप्ति होती है। समूहीकरण, इस विषय निर्माण विधि में एक विशिष्ट शब्द अथवा विषय में अनेक विशिष्ट अध्ययन एकत्रित होते हैं। अर्थात जब एक ही विषय पर कई विशिष्ट अध्ययन किए जाते हैं तो उससे भी एक नए विषय की उत्पत्ति होती है। इंडोलॉजी, भारतीय विद्या, इसके अंतर्गत भारतीय दर्शन, समुद्र शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान और कला इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। संचयन, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई विषय एक साथ जुड़े होते हैं तथा एक मुख्य विषय बन जाते हैं। जूलॉजी प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी प्लस मैथ्स इज इक्वल टू नेचुरल साइंस, यानी कि नेचुरल साइंस में ये सब कुछ आ जाते हैं। जैसे हम जीएस की बात करते हैं तो एक जीएस के अंदर हमारे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सब कुछ आ जाते हैं। ठीक है, साइंस में ही आ जाता है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और ज्योग्राफी अलग से, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब कुछ जीएस में आ जाता है। ठीक है। लूज असेंबलिंग, जब दो वर्गों के अनुसरण का इस्तेमाल होता है तो दोनों के संपर्क से एक नवीन विषय का निर्माण होता है जिसमें दोनों विषय का अस्तित्व बना रहता है। जैसे मैथ्स फॉर इंजीनियरिंग। टॉपिक 2, अब यहाँ पर टॉपिक 2 है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, अवधारणा और पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत। इंट्रोडक्शन, आधुनिक काल में अध्ययन सामग्री का संग्रह करना तथा समाज के हित में उसके उपयोग को अधिक से अधिक बढ़ाना ही पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। इसके लिए अनेक प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। वर्गीकरण भी एक ऐसी प्रक्रिया है जो अध्ययन सामग्री के उपयोग को सरल एवं प्रभावकारी बनाती है। अतः वर्गीकरण के महत्व तथा उससे संबंधित विभिन्न प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करेंगे। जैसे वर्गीकरण की उत्पत्ति कैसे हुई, वर्गीकरण का वास्तविक अर्थ और स्वरूप क्या है, प्राकृतिक और कृत्रिम विशेषता में क्या अंतर होता है, सामान्य वर्गीकरण और पुस्तकालय वर्गीकरण में क्या अंतर है। सबसे पहले वर्गीकरण का अर्थ और डेफिनेशन देखेंगे। अर्थ, वर्गीकरण शब्द अंग्रेजी के क्लासिफिकेशन शब्द का हिंदी अनुवाद है। क्लासिफिकेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द क्लासिस से हुई है। इसका अर्थ होता है वस्तुओं या व्यक्तियों का वर्ग। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्राचीन रोम राज्य में किया गया था। उस समय संपत्ति, महत्व या वंश की दृष्टि से समाज को मोटे तौर पर 6 श्रेणियों या वर्गों में विभाजित किया जाता था। इन श्रेणियों या वर्गों के भेद को स्पष्ट करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। सामान्य वर्ग यानी कि क्लास शब्द का अर्थ वस्तुओं या पदार्थों के ऐसे समूह से है जो समान विशेषताओं या गुणों के आधार पर परस्पर मिलते जुलते प्रतीत होते हैं, अर्थात वे गुण वर्ग के प्रत्येक सदस्यों में विद्यमान होते हैं। वर्गीकरण शब्द का अर्थ समझने के लिए निम्न बातों को ध्यान रखना आवश्यक है।
अनेक वस्तुओं या पदार्थों को समान गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित करने की प्रक्रिया को ही वर्गीकरण कहते हैं। टॉपिक 3 यहाँ पर हाँ जी ठीक है, वहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन देखी थी, आई थिंक कुछ मिसप्रिंट है, कुछ छूट गया है। ओके, वर्गीकरण के अर्थ और आवश्यकताएं हम आगे जानेंगे। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे टॉपिक 3 है, जो कि जिसका नाम है नीड एंड पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकता, नीड ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। आधुनिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी युग में विभिन्न विषय क्षेत्रों में पाठ्य सामग्री की अधिकाधिक वृद्धि के कारण उत्पन्न व्युतिक्रम को दूर कर सुव्यवस्था प्रदान करने के लिए वर्गीकरण आवश्यक हो गया था। एक समय था जब हमारे समाज का स्वरूप अत्यधिक सरल था, ज्ञान सीमित था, विषयों में गूढ़ता का अभाव था, भाषाएं भी गिनी चुनी थी, मुद्रण कला के अभाव में प्रकाशित पाठ्य सामग्री नहीं थी। ऐसे समय में पुस्तकालयों में उपलब्ध पाठ्य सामग्री को व्यवस्थित करना भी सरल था। कालांतर में मुद्रण कला के आविष्कार, शोध और विकास के फलस्वरूप नवीन विषयों के प्रादुर्भाव के फलस्वरूप पुस्तकों, प्रलेखों के प्रकाशन की संख्या में क्रांतिकारी वृद्धि होने लगी है। पुस्तकालय में विभिन्न विषयों और भाषाओं में असंख्य मात्रा में ग्रंथों के संग्रह तथा अधिकाधिक पाठकों, उपयोगकर्ताओं के आगमन के कारण ग्रंथों को उपयोगी क्रम में व्यवस्थित करना कठिन कार्य प्रतीत होने लगा, जिसे वर्गीकरण अनुप्रयोग द्वारा ही दूर किया जा सका। अतः पुस्तकालय में संग्रहित विविध विषयों, भाषाओं की पुस्तकों के व्यवस्थापन के लिए वर्गीकरण अति आवश्यक है। आधुनिक पुस्तकालय में वर्गीकरण की आवश्यकता जिन जिन कारणों से अनुभव की गई है, उनका उल्लेख हमने नीचे किया है संक्षेप में। ठीक है, ज्ञान का असीमित विस्तार, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि हमें क्लासिफिकेशन प्रणाली को यूज करना पड़ा। ज्ञान का असीमित भंडार, ज्ञान की असीमित और निरंतर गति से विकास के कारण पुस्तकालयों में प्रकाशित पाठ्य सामग्री द्रुति गति से आने लगी, यानी कि जल्दी से बहुत तेज गति से, तीव्र गति से आने लगी। इसे सहायक अनुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। विषयों की दोहरता, यानी कि दोहरता का मतलब होता है उनका रिपीटेशन। ठीक है, विषय के बहुआगामी विस्तार के कारण समान विषयों को एक साथ उनके पारस्परिक पड़ोस संबंध के आधार पर व्यवस्थित करना आवश्यक है। यह कार्य वर्गीकरण के द्वारा संभव हुआ। पाठ्य सामग्री के विविध रूप। आज पाठ्य सामग्री अपने परंपरागत स्वरूप के अलावा अन्य रूपों में भी उपलब्ध होने लगी है, जैसे आवधिक प्रकाशनों, ठीक है, यानी कि पीरियोडिकल्स जो होते हैं ना, उनके द्वारा उनमें भी आने लगी है आवधिक, एक अवधि में, एक समय सीमा के अंदर। रिपोर्ट्स में, सरकारी और गैर सरकारी प्रकाशनों में, पुस्तिकाओं में, पैम्पलेट्स में, नक्शों, चार्टों, माइक्रोफिल्म्स, माइक्रोफिस, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड्स, टेप रिकॉर्ड्स, ब्रेल पुस्तकों आदि के रूप में। ज्ञान प्राप्ति के लिए इन सभी रूपों में उपलब्ध पाठ्य सामग्री का विशेष महत्व है। इन सबको उपयुक्त अनुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। भाषाओं की अनेकता, ठीक है, वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। आज साहित्य विश्व के अनेक भाषाओं में प्रकाशित हो रहे हैं। एक विषय पर विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित पाठ्य सामग्री को वर्गीकरण के माध्यम से ही सुनिश्चित अनुक्रम प्रदान किया जा सकता है। संक्षेप में, आधुनिक पुस्तकालयों में संग्रहित विविध प्रकार के पाठ्य सामग्री को सहायक अनुक्रम में व्यवस्थित कर आज के व्यस्त पाठक को कम से कम समय में उपलब्ध कराने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता है। वर्गीकरण के अभाव में हमारे पुस्तकालय अव्यवस्थित ज्ञान के भंडार मात्र बनकर रह जाएंगे और उनमें उपलब्ध ज्ञान का उपयोग प्रभावी ढंग से नहीं हो पाएगा। पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों के अनुपालन के लिए डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र, प्रत्येक पुस्तक के उपयोगार्थ हैं,
द्वितीय सूत्र, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तृतीय सूत्र, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। चतुर्थ सूत्र, पाठक के समय की बचत हो। और लक्ष्य को पूरा करने के लिए इन सभी जो 4 सूत्र हैं, वैसे तो रंगनाथन जी के 5 सूत्र हैं, लेकिन उनमें से जो 4 सूत्र हैं, इनके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है। ठीक है। यदि पुस्तकें वर्गीकृत क्रम में व्यवस्थित हैं तो पाठक को उसके अभिष्ट विषय की पुस्तकें कम से कम समय में मिल सकेंगी, जिससे पुस्तकों का उपयोग बढ़ेगा और प्रथम सूत्र के लक्ष्य की पूर्ति होगी। पुस्तकों के फलकों में वर्गीकृत रूप से व्यवस्थित होने से प्रत्येक पाठक को उसकी आवश्यकता की पुस्तक खोज निकालने में आसानी होगी, जो द्वितीय सूत्र की संतुष्टि के लिए आवश्यक है। प्रत्येक पुस्तक को उसका उपयुक्त पाठक मिल सके, इसके लिए आवश्यक है कि पुस्तकों को वर्गीकृत क्रम में इस प्रकार प्रदर्शित किया जाए कि प्रत्येक पाठक अपने विषय और सह संबंधित अन्य विषयों को आसानी से फलकों के एक साथ व्यवस्थित क्रम में रखा हुआ देख सके। इससे प्रत्येक पुस्तक को उसकी उपयुक्त पाठक मिल सकेगा और तृतीय सूत्र की भी संतुष्टि होगी। सही अर्थ में पाठक को पुस्तक के संपर्क में लाने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। पुस्तकों को फलकों में वर्गीकृत क्रम में व्यवस्थित करने और उपयुक्त मार्गदर्शक उपकरणों की सहायता से व्यवस्थित करके पाठकों का बहुमूल्य समय बचाया जा सकता है। वर्गीकरण के उद्देश्य एवं कार्य। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि प्रलेखों का विभिन्न भाषाओं में विभिन्न विषयों पर विभिन्न स्वरूपों में प्रकाशन होता है। पुस्तकालय सदा से ही पुस्तकों प्रलेखों का अधिग्रहण करते रहे हैं। इस प्रकार यह सक्रिय पुस्तकालय का संग्रह प्रतिवर्ष बढ़ता ही रहता है। डॉक्टर रंगनाथन ने सक्रिय एवं प्रभावी पुस्तकालयों की तुलना वर्धनशील जैविक तंत्र से की है। वर्धनशील पुस्तकालय में जहां संग्रह हजारों और लाखों की संख्या में होता है, वहां पाठकों के विषय उपागम को संतुष्ट करने के लिए प्रत्येक विषय के प्रलेखों को उनके विषय और उपविषय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए। पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार के प्रलेखों का संग्रह भिन्न भिन्न उद्देश्य से किया जाता है। इन विभिन्न प्रकार के प्रलेखों का सुनियोजित व्यवस्थापन वर्गीकरण की सहायता से ही किया जा सकता है, जो वर्गीकरण का प्रमुख उद्देश्य है। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय वर्गीकरण निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है। पाठक द्वारा मांगे जाने पर पुस्तकालय में उपलब्ध किसी पुस्तक का फलक पर स्थान अति शीघ्र बताया जा सके। पाठक द्वारा जब कोई पुस्तक वापस लौटाई जाए तो उसे पुनः उसके पूर्व निश्चित स्थान पर रखा जा सके। किसी नवीन पुस्तक के पुस्तकालय में प्राप्त होने पर उसे उसी विषय की अन्य पुस्तकों के मध्य उपयुक्त स्थान पर व्यवस्थित किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, यदि भारतीय दर्शन की कोई पुस्तक पुस्तकालय में क्रय द्वारा या अन्य किसी स्रोत से प्राप्त होती है तो वर्गीकरण के द्वारा उसे पुस्तकालय में पहले से ही उपलब्ध इसी विषय के अन्य पुस्तकों के साथ ही व्यवस्थित किया जा सकता है। पुस्तकालय में जब किसी नवीन विषय, ऐसा विषय जिस पर पुस्तकालय में पहले से कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है, पर कोई पुस्तक पहली बार प्राप्त हो, तो उसे फलकों पर उस विषय से संबंध रखने वाली अन्य पुस्तकों के साथ पुस्तकालय वर्गीकरण सिद्धांत व्यवस्थित किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, किसी पुस्तकालय में मुख्य वर्ग क्यू रिलीजन की पुस्तक है, पहली बार अधिग्रहित की गई हो, तो उसे कोलन वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार मुख्य वर्ग पी यानी कि लिंग्विस्टिक के बाद तथा आर यानी कि फिलोसफी से पूर्व व्यवस्थित किया जा सकेगा। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वर्गीकरण बहुआयामी होते ज्ञान को एक सीधी पंक्ति में व्यवस्थित करने के उद्देश्य की पूर्ति करता है। ओके, पुस्तकालय वर्गीकरण के उद्देश्य की विवेचना के आधार पर इसके कार्यों का विवरण निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। ग्रंथों के सुनियोजित क्रम के व्यवस्थापन में पुस्तकालय वर्गीकरण सहायता प्रदान करता है। यह पाठकों तथा पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए भी अधिकतम सुविधाजनक है।
यह संबंधित विषयों को सन्निकट लाता है। इसे हेनरी लिब्स ने सहव्यवस्थापन कहा है, यानी कि कलेक्शन। पुस्तकालय संग्रह चाहे जितना भी बड़ा हो, एक पाठक द्वारा वांछित किसी भी विषय के साथ के किसी भी प्रलेख की पहचान तथा उसके स्थान का निर्धारण करने में वर्गीकरण सहायता करता है। ग्रंथों को उनके स्थान से शीघ्रता से पुनर्प्राप्त किया जा सकता है तथा पुनः उन्हें मूल स्थान पर वापस रखा जा सकता है। इस प्रकार वर्गीकरण ग्रंथों के स्थान निर्धारण, आगम निर्गम तथा प्रतिस्थापन को यंत्रीकृत रूप से संपन्न करता है। यह ग्रंथों को व्यवस्थित समूहों में व्यवस्थित करने में सहायता करता है, जैसे कि उन्हें निर्धारित खानों में रखा गया हो, और जब कोई नया प्रलेख पुस्तकालय के संग्रह में जोड़ा जाता है तो वर्गीकरण नवीन जोड़े गए ग्रंथों को उसी विषय के अन्य ग्रंथों के साथ उपयुक्त स्थान में व्यवस्थित करता है। ज्ञान जगत गत्यात्मक, सतत, निसीम और निरंतर वर्धनशील है। मानव ज्ञान में नवीन क्षेत्र या विषय लगातार जोड़े जा रहे हैं। जब पुस्तकालय संग्रह में किसी नवीन विषय का पहला ग्रंथ जोड़ा जाता है तो उससे संबंधित पहले से विद्यमान विषयों के बीच संबंध के स्तर के आधार पर उसे उपयुक्त स्थान अपने आप प्राप्त हो जाता है। और अदर टॉपिक्स हैं यहाँ पर 5.6 पॉइंट, इनको आप देख सकते हैं क्योंकि इतने लिखने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में आप 5 और 6 पॉइंट लिखेंगे, इनफ है इतना। ओके, तो ये 10 पॉइंट्स, ठीक है, आप इनको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं क्योंकि पीडीएफ बहुत लंबा है और टाइम इतना नहीं है, तो चलिए आगे चलते हैं। देख लीजिएगा आप पॉज करके आराम से, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन को एक शॉर्ट नोट के तरह हमने यहाँ पर दिखाया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर पुस्तकालय क्लासिफिकेशन का अर्थ और डेफिनेशन है जो कि हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर अगर आपको इजी लगते हैं, क्योंकि W.H. फिलिप्स की है यहाँ पर और W.C.B. सेयर्स की है जो ऊपर नहीं है, ऊपर 2-3 की दी हुई है, रंगनाथन की है, शेरा की है और किसी की है। तो अगर आप जो भी आपको इजी लगे वो यहाँ से पिक कर लीजिएगा। पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकताएं हैं, ऊपर हमने पढ़ ली हैं। एग्जाम जो ये पर्पज़ हैं ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो एक शॉर्ट नोट है, अगर ये क्योंकि इजीली थोड़ा कम है मैटर तो ज़्यादा इजी लगता है हमें लर्न करने में, तो इसलिए बस यहाँ पे मैं दे देती हूँ। ओके, चलिए फोर्थ टॉपिक, स्पेसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। यदि हम प्रारंभ से अब तक विकसित हुई प्रमुख वर्गीकरण पद्धतियों का अवलोकन एवं विश्लेषण करें तो केवल 2 प्रकार की प्रणालियां ही हमारे सामने आती हैं। परिगणनात्मक प्रणाली। ग्रंथालय पद्धतियों की इस प्रकार की प्रणालियां वे होती हैं जिनमें ज्ञान जगत के संपूर्ण अतीत एवं वर्तमान के सभी विषयों का उल्लेख एवं वरीयता पूर्ण सहायक क्रम में उनकी अनुसूची में कर दी जाती है। इस प्रकार वर्तमान में जितने भी संभावित विषय हैं उनका तथा उनके वर्गों का उल्लेख इनकी अनुसूची में प्रस्तुत कर दिया जाता है तथा उनके अंकन उनके समक्ष लिख दिए जाते हैं। अकॉर्डिंग मिल्स, इस प्रकार की पंक्ति में अंकित वर्गों के अंतर्गत सरल तथा उच्च संयुक्त अथवा जटिल विषयों को अंकित नहीं किया गया है एवं पूर्व निर्मित वर्गांक नहीं दिए गए हैं, उन्हें स्पष्ट करना सफल नहीं है। तो यहाँ पर जो हम ये जो डेफिनेशन है वो किसकी है? परिगणनात्मक प्रणाली की है। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वर्गीकरण पद्धति की, स्पीसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण की पद्धति तो हमें 2 ही मिलती हैं, जिनमें से एक तो हो गई परिगणनात्मक प्रणाली, ठीक है। ये एक पद्धति है किसकी? क्लासिफिकेशन की। तो जो अकॉर्डिंग मिल्स ने इसकी डेफिनेशन दी है वो हमने पढ़ ली है। चलिए आगे चलते हैं। जो ये परिगणनात्मक प्रणाली है ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? प्योर, एक सेकेंड, चलिए, तो परिगणनात्मक प्रणाली 2 प्रकार की होती है। प्योर एन्यूमरेटिव पैटर्न
इस प्रकार की प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्र ग्रंथालय लाइब्रेरी ऑफ कॉन्फ्रेंस द्वारा प्रतिपादित लाइब्रेरी ऑफ कम्युनिकेट क्लासिफिकेशन स्कीम है। ऑलमोस्ट एन्यूमरेटिव पैटर्न, इस प्रकार की प्रणाली में अतीत एवं वर्तमान के जितने भी संभावित विषय हैं उनके एवं उनके वर्गों की एक वृहद अनुसूची प्रस्तुत कर दी जाती है तथा उन्हें अंकन प्रदान कर दिया जाता है। इससे अतिरिक्त कुछ सामान्य एकलों की तालिका भी प्रस्तुत कर दी जाती है तथा मूल विषय के साथ निहित विषयों का उल्लेख अनुसूची में होता है। जगह जगह पर सामान्य एकलों का उपयोग करके मिश्रित विषयों के वर्गांक भी निर्मित किए जाते हैं, जैसे सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम J.B. ब्राउन एंड डेसिमल क्लासिफिकेशन मेलविल-डेवी। पक्षात्मक प्रणाली यानी कि फेस्टेड पैटर्न पर पक्षात्मक प्रणाली। इससे पहले जो हमने प्रणाली पढ़ी है उसका नाम क्या है? परिमाणात्मक प्रणाली, और अब जो पढ़ रहे हैं वो है पक्षात्मक प्रणाली। वे प्रणाली जो पक्षों पर आधारित होती है पक्षात्मक प्रणाली कहलाती है। लगभग पक्षात्मक प्रणाली इसके भी भाग है। लगभग पक्षात्मक प्रणाली, इस प्रकार की प्रणाली के अंतर्गत ज्ञान जगत के संपूर्ण अतीत एवं वर्तमान के संभावित विषयों की एवं वृहद अनुसूची प्रस्तुत कर दी जाती है, उन्हें प्रदान कर दिया जाता है। उन्हें प्रदान 2 बार लिख दिया है। इसके अतिरिक्त सामान्य एकलों एवं विशिष्ट एकलों का प्रावधान भी किया जाता है। जितने भी मिश्रित वर्गांक बनाने होते हैं उनके प्रयोग विषय में निर्मित कर सकते हैं। इसके लिए संयोजी चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण FID द्वारा विकसित UDCS पॉल ऑथल हेनरी ला फेंटेंट ने किया है। ठीक है, और अब बात कर रहे हैं इसका सेकंड जो टाइप है वो है पूर्ण पक्षात्मक प्रणाली। इस प्रणाली में ज्ञान जगत के संपूर्ण अतीत एवं वर्तमान के संभावित विषयों की एक वृहद अनुसूची प्रस्तुत कर दी जाती है, जिसमें सामान्य एकल और विशिष्ट एकल का भी उल्लेख होता है, परंतु संयुक्त विषयों का कोई उल्लेख नहीं होता। संयुक्त विषयों का वर्गांक मूल विषयों के समान सामान्य एकलों तथा विशिष्ट एकलों की सहायता से निर्मित किए जाते हैं, जिनके लिए संयोजी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग पद सूत्रों का प्रावधान किया जाता है, जिनके अनुसार ही विषयों के वर्गांक निश्चित किए जाते हैं। इस प्रकार की प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है कोलन क्लासिफिकेशन। स्वतंत्र रूप से पक्षात्मक प्रणाली तीसरा टाइप है ये। इस प्रकार की प्रणाली में विषयों के मूल पक्षों का वर्गांक में परिवर्तित कर दिया जाता है तथा इसमें मूल विषयों के साथ साथ संयुक्त विषयों के लिए पहले से ही पद सूत्रों का प्रावधान नहीं होता है। इसमें संयुक्त विषयों को पक्ष विश्लेषण द्वारा ज्ञान नहीं किया जाता है तथा पक्षों की अभिधारणाओं और सिद्धांतों के आधार पर निश्चित किया जाता है। पक्षों को जोड़ने हेतु संयोजी चिन्हों का उपयोग किया जाता है। इस प्रणाली को स्वतंत्र रूप से पक्षात्मक प्रणाली कहने का मुख्य कारण उसके अंकन और पक्षों में कुछ स्तर नहीं है। इस प्रकार की प्रणाली को एनालिटिक प्रणाली भी कहा जाता है। परिगणनात्मक प्रणाली की विशेषताएं, इनकी अनुसूची का आकार शुद्ध एवं विषय जगत के प्रत्येक मुख्य वर्ग की अनुसूची में ही सभी संभावित सरल एवं मिश्रित विषयों के लिए तैयार वर्गांक प्रदान कर दिए जाते हैं। इस प्रकार की प्रणाली विषय जगत के प्रत्येक वर्ग को सूचीबद्ध करने का प्रयास करती है। इसमें अनुसूचियों का आकार विस्तृत होता है, किंतु व्यक्तित्व प्रदान किए जाने वाले विशिष्ट विषयों की संख्या सीमित होती है। इसमें शुद्ध अंकन का प्रयोग किया जाता है। इसमें पक्षों और संयोजी चिन्हों का अभाव होता है। परिगणनात्मक प्रणाली की क्या कमियां होती हैं? यह मार्गदर्शक प्रणाली होती है क्योंकि इसकी संरचना स्पष्ट सिद्धांतों और अभिधारणाओं के आधार पर न होकर कर्मचारियों के ज्ञान तथा ग्रंथावली के व्यावहारिक अनुभव के आधार पर होती है। पंक्ति एवं श्रृंखलाओं में नवीन सृजित विषयों में गहनता प्रदान करने हेतु कोई प्रावधान नहीं होता है।
समस्त विषयों के परिगणन प्रक्रिया के कारण अनुसूची का आकार विस्तृत एवं स्थूल हो जाता है। वर्गों, पक्षों एवं विचारों के मध्य किसी प्रकार के पारस्परिक संबंधों को वर्गांक में दर्शाने हेतु कोई उपाय नहीं होता है। वर्गांक की स्वतंत्रता का अभाव होता है क्योंकि इसमें विभिन्न विधियों का प्रावधान होता है। ठीक है, अब हम आ गए हैं टॉपिक 5 पर, जो कि है नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इंट्रो। रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित गतिशील सिद्धांतों ने ग्रंथालय की संपूर्ण प्रक्रिया को प्रभावित किया, क्योंकि इनमें वर्गीकरण की पद्धति की संरचना करने एवं उसका प्रयोग करने दोनों ही कार्यों के लिए निश्चित मार्गदर्शन सिद्धांत निहित हैं। रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित इन गतिशील सिद्धांतों को मानवीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिन्हें मूल रूप से शेयर्स महोदय ने सूत्रबद्ध किया था, जिन्होंने वर्गीकरण की अवधारणा को एक नवीन दिशा प्रदान की है। वर्गीकरण के क्षेत्र में रंगनाथन ने कुल 43 उपसूत्र प्रतिपादित किए हैं, जो उनके मूल नियमों तथा ग्रंथालय विज्ञान के 5 नियमों से पूर्णतः मेल रखते हैं। ये समस्त सूत्र वर्गीकरण पद्धति की संरचना में अत्यंत उपादेय हैं। रंगनाथन ने इन 43 सूत्रों को वर्गीकरण कार्य के 3 धरातलों पर रखा है। कौन कौन से हैं वो? विचार धरातल, शाब्दिक धरातल और अंकन धरातल। इनके अनुसार निम्न 3 समूहों में निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। विचार धरातल के अनुसार यह वह धरातल है जिस पर वर्गीकरण पद्धति के उद्देश्यों की परिकल्पना पर विचार किया जाता है तथा विचार धरातल पर ही ज्ञान जगत के सभी पहलुओं की व्याख्या की जाती है तथा इस पद्धति में एकल विचारों का विभाजन व व्यवस्था तथा विद्यमान विषयों के क्रम में बिना किसी बाधा के निरंतर उत्पन्न होने वाले नवीन विषयों के लिए उपयुक्त स्थान सुनिश्चित करना निर्भर करता है। विचार धरातल से संबंधित 15 उपसूत्र हैं, जिनमें से प्रमुख हैं विशेषताओं के उपसूत्र, विशेषताओं के अनुक्रमण के लिए उपसूत्र, पंक्ति के लिए उपसूत्र, श्रृंखलाओं के लिए उपसूत्र, संसर्ग अनुक्रम के लिए उपसूत्र, अंकन के लिए उपसूत्र। शाब्दिक धरातल के लिए उपसूत्र किसी वर्गीकरण पद्धति के निर्माण को शाब्दिक धरातल की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इस धरातल के विचार धरातल पर चित्रित मानचित्रावली विषयों एवं विचारों को ओ माय गॉड, आई थिंक ये भी थोड़ा कोई पेज छूट गया है या मिसप्रिंट हो गया है, पता नहीं। चलिए उसको फिर देख लेंगे, इसके टॉपिक के बाद, वीडियो के ख़त्म होने के बाद उसको देखेंगे चेक करके। ओके, तो चलिए 6 टॉपिक पर बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड्स स्कीम्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड देयर फीचर्स। कोलन क्लासिफिकेशन, देखिए जो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड देयर फीचर्स में ये जो स्कीम्स हैं, कौन कौन से स्कीम्स हैं, वो हैं आपकी सीसी, डीडीसी और यूडीसी। ठीक है, तो उन्हीं में हम सबसे पहले सीसी यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं। कोलन क्लासिफिकेशन के जो जन्मदाता हैं वो डॉक्टर रंगनाथन हैं। तो एग्ज़ाम में क्योंकि डॉक्टर रंगनाथन के बारे में अलग से भी पूछा जा सकता है, और अगर केवल कोलन क्लासिफिकेशन के बारे में आपको लिखना हो तो उसमें आप सबसे पहले डॉक्टर रंगनाथन की थ्योरी भी देंगे और फिर उनके जो ये सिद्धांत है कोलन क्लासिफिकेशन का, उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर पहले जीवन परिचय को ही डिस्कस कर रहे हैं, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जीवन परिचय। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जन्म 12 अगस्त 1892 ईस्वी को तमिलनाडु के मद्रास में जिला तंजौर के एक छोटे से गांव शियाली में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री राम अमृत और माता का नाम श्रीमती सीता लक्ष्मी था। उनकी 2 पत्नियां थी, रुक्मणी और शारदा। उनके पुत्र का नाम था योगेश्वर। डॉक्टर रंगनाथन की शिक्षा की बात करें तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा हिंदू हाई स्कूल मद्रास से संपन्न हुई। 1909 में वो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से
माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद 1913 में स्नातक और 1916 में मतलब पीजी उन्होंने किया, यानी कि स्नाकोत्तर गणित विषय में उन्होंने पूर्ण किया। अतः आप एक गणितज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की। यानी कि उन्होंने कब अच्छा ये सन जो है ये इतना याद नहीं रह पाएंगे, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिएगा कि कुछ जो चीज़ें हैं वो आप याद रख पाएँ। जैसे 1913 में अगर वो ग्रेजुएट हो रहे हैं तो 3 साल की, मान लीजिए 3 साल की होती है क्योंकि ग्रेजुएशन, तो उसके 3 साल बाद वो पीजी करेंगे यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे, तो 1916 में। ठीक है, तो थोड़ा आइडिया लगा के आप उसको कर सकते हैं। डॉक्टर रंगनाथन ने 1917 में मंगलोर में सहायक प्राध्यापक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। 1920 ईस्वी में कोयम्बटूर कॉलेज तथा 1921 से 1923 तक प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में उन्होंने अध्यापन का कार्य किया, यानी कि एज अ टीचर उन्होंने वर्क किया वहाँ पे। 1924 में सबसे पहले मद्रास पुस्तकालय में पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में प्रभार संभाला और 1924 में ही पुस्तकालय के गहन अध्ययन हेतु लंदन जाने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ। लंदन में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी में W.C.B. सेयर्स के नेतृत्व में उन्होंने ज्ञानवर्धन किया तथा 1925 में आपको लंदन स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप की उपाधि प्राप्त हुई। लंदन से वापस भारत आने के बाद आपने मद्रास पुस्तकालय में लगभग 30,000 पुस्तकों का संग्रह 2 सूक्ष्म खंडों में किया और आपने ज्ञान एवं कार्य क्षमता का लोहा मनवाया। डॉक्टर रंगनाथन ने 1924 ईस्वी में पुस्तकालय के 5 सूत्रों का सूत्रपात किया, जो इस प्रकार हैं। पुस्तक उपयोगार्थ, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, समय की बचत और पुस्तकें एक वर्धनशील संस्था हैं। 5 सूत्रों का प्रतिपादन 1928 ईस्वी में तथा प्रकाशन 1931 ईस्वी में किया गया। डॉक्टर रंगनाथन ने 1933 ईस्वी में कॉलन क्लासिफिकेशन की रचना की। डॉक्टर W.C.B. सेयर्स के अनुसार DDC के लिए जिस प्रकार मेल्विन डीवे को जाना जाता है, उसी प्रकार आने वाला योग डॉक्टर रंगनाथन का होगा। 1934 ईस्वी में डॉक्टर रंगनाथन ने क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की रचना की। डॉक्टर रंगनाथन ने 1924 से 44 तक मद्रास पुस्तकालय में अध्यक्ष के रूप में कार्य किया एवं विगत 20 वर्षों के कार्यकाल में एक भी दिन का अवकाश नहीं लिया, एवं आपके कार्य के प्रति आपका प्रेम एवं समर्पण को दर्शाता है। 1944 से 47 ईस्वी के मध्य डॉक्टर रंगनाथन ने बनारस विश्वविद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष एवं प्रोफेसर के पद पर कार्य किया तथा 18 महीने के अल्पकाल में ही लगभग 1 लाख ग्रंथों का वर्गीकरण कर दिया। 1954 से 57 ईस्वी तक स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में लेखन कार्य में वो व्यस्त रहे। डॉक्टर रंगनाथन ने 1960 ईस्वी में DRTC अर्थात डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की, जो कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के अंतर्गत आता है। 1965 ईस्वी में डॉक्टर रंगनाथन को भारत सरकार के द्वारा शोध प्राध्यापक की उपाधि दी गई। डॉक्टर रंगनाथन की मृत्यु 27 सितंबर 1971 में बेंगलुरु में हो गई। वह ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी से ग्रसित थे। डॉक्टर रंगनाथन की 71वीं वर्षगांठ पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि मद्रास विश्वविद्यालय को मौलिक रूप प्रसिद्धि करने का श्रेय डॉक्टर रंगनाथन को दिया जाता है। डॉक्टर रंगनाथन की प्राप्त उपाधियां जो है वो हैं राव साहब। 1935 में उन्हें राव साहब की उपाधि मिली। 1948 में डॉक्टर लेटर्स की, 1957 में पद्मश्री से वो नवाजे गए, 1961 में डीलिट की उपाधि मिली और 1970 में उनको मार्गरेट मान की उपाधि मिली। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की प्रमुख कृतियां हैं लाइब्रेरी के 5 सूत्र जो उन्होंने दिए, जो हमने ऊपर अभी पढ़े हैं, वो 1931 में दिए गए हैं। कॉलन क्लासिफिकेशन 1933 में, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934 में, प्रोलेगोमिना 2 लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937 में, एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1945 में।
क्लासिफाइड एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स 1948 में, क्लासिफाइड एंड कम्युनिकेशन 1951 में, हेडिंग्स एंड कैनन्स 1955 में। कोलन वर्गीकरण का उद्भव 1925 में लंदन से लौटने के बाद डॉक्टर रंगनाथन गूढ़ एवं प्राच्य विषय के पूर्ण वर्गीकरण के लिए एक ऐसी नवीन वर्गीकरण प्रणाली के बारे में विचार करने लगे जो कि विस्तारशील तथा सार्वभौमिक हो। अतः किसी विषय के वर्गीकरण हेतु इन्होंने मिश्रित अंकन प्रणाली को शुरू किया। इस मिश्रित अंकन प्रणाली के अंतर्गत रोमन लिपि, हिंदी, अरेबिक अंकों और अन्य प्रतीकों के द्वारा सभी विषयों का सारगर्भित वर्गीकरण किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार है। रोमन लिपि से इन्होंने A to Z के आधार पर वर्गों में विभाजित किया। जैसे ए में इन्होंने रखा प्राकृतिक विज्ञान को, बी में गणित को, B2 में बीज गणित को, सी में भौतिकी को, डी में अभियांत्रिकी को, ई में रसायन विज्ञान, एफ प्रौद्योगिकी, जी जीव विज्ञान, एच भूग विज्ञान, HX खनिकी यानी कि माइनिंग, आई वनस्पति विज्ञान, जे कृषि विज्ञान, J1 हॉर्टिकल्चर, J2 फीड, J3 फूड, J4 स्टिमुलेंट, J5 ऑयल, J6 ड्रग, J7 फैब्रिक, J8 डाई। के यहाँ पर के में रखा इन्होंने जूलॉजी को और KZ में रखा एनिमल हस्बेंड्री को। L में रखा है मेडिसिन को। LJ3 में इन्होंने फार्माकोलॉजी और फार्माकोपिया में LZ5 को रखा है, क्योंकि ये दोनों ही किसके अंदर आ रही हैं, मेडिसिन के अंदर आ रही हैं, L के अंदर आ रही हैं। M को यूजफुल आर्ट्स और M7 को टेक्सटाइल, N फाइन आर्ट्स और N में ये जो दिए गए हैं ND, NN, NQ, NR और O मतलब लिटरेचर, P मतलब भाषा विज्ञान। सभी के यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक जो लेटर है उसको किसी न किसी वर्ग में विभाजित किया गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सबको याद करना पॉसिबल नहीं होगा, बस एक बार देख लीजिए। सर्व सामान्य सारणी जिसमें छोटे अक्षरों का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर इन्होंने स्मॉल लेटर्स में A, K और Z का यूज़ किया है। A में बिब्लियोग्राफी, K में इंसाइक्लोपीडिया, Z में जनरेलिया। ओके। हिंदी अरेबिक अंकों के आधार पर यहाँ पर 1 में यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को, 2 में पुस्तकालय विज्ञान, 3 में बुक साइंस, ऐसे इन्होंने 4 में पत्रकारिता। प्रतीकों के आधार पर भी इन्होंने मतलब आप देख सकते हैं प्रतीकों के आधार पर इन्होंने ट्रायंगल में। अब तक डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा कोलन वर्गीकरण के कुल 6 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। फर्स्ट 1933 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें 127 पृष्ठों की भूमिका थी तथा कोलन के द्वारा अक्षरों को जोड़ने के कारण इस वर्गीकरण का नाम कोलन वर्गीकरण पड़ा। सेकंड 1939 में प्रकाशित हुआ, जिसमें 15 पृष्ठों की अनुसूचियाँ तथा 45 पृष्ठों की अनुक्रमणिका। थर्ड 1950 में, और इस संस्करण में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं किया गया। फोर्थ जो 1952 में एक संस्करण आया था, उसमें 5 मूलभूत श्रेणियों पर वो आधारित था और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। उसमें जो 5 मूलभूत श्रेणियाँ थी वो क्या थी, PMEST, ठीक है। और इनको विशिष्ट चिन्हों के द्वारा अंकन इनका किया जाता था। पहले केवल एक संयोजी चिन्ह कोलन का प्रयोग किया जाता था, किंतु अब कोमा, अर्धविराम, सेमी कोलन, विपरीत अर्धविराम चिन्हों का भी प्रयोग किया जाने लगा। फिफ्थ जो था एडिशन 1957 में, सिक्स्थ जो आया था 1960 में, और इस संस्करण को 1963 में संशोधित किया गया था। जबकि डॉक्टर रंगनाथन की मृत्यु के बाद सेवंथ जो एडिशन है 1983 में प्रकाशित हुआ था। ग्रीक चिन्ह डेल्टा के साथ पूर्व में बीटा, गामा, एटा, लेम्डा, म्यू, न्यू तथा सिग्मा का प्रयोग किया जाता था, परंतु उपयोग में आने वाली समस्या को ध्यान में रखते हुए बाद में डेल्टा को छोड़कर बाकी सभी प्रतीकों के स्थान पर अंग्रेजी के बड़े अक्षर का प्रयोग किया जाने लगा। नोटेशन: किसी विषय के अंतर्गत किसी प्राकृतिक नाम को कृत्रिम नाम में परिवर्तित करने को कहते हैं नोटेशन। ठीक है, और चलिए इसको हम नोटेशन को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके,
चलिए, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इतना आप आई थिंक कि आप 2 पार्ट्स में ज़्यादा प्रेफर करेंगे इसको पढ़ना, क्योंकि 72 पेजेस हैं, तो अभी हम 39 पे पहुंच गए हैं। खैर चलिए, 40 से 72 तक का आगे की जर्नी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एंड थैंक यू। और कुछ मिस्टेक्स अगर हो गई हो बीच में प्रोनाउंसिएशन में तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, और अपनी जो आपको ज़रूरतें हैं यहाँ से आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।